देखते हैं उत्तर प्रदेश में कृषि। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है, जहां पर 47% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आधारित। उत्तर प्रदेश की 45% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आधारित है। राज्य की कार्यशील जनसंख्या का लगभग 59.3% लोग कृषि में कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या का 59.3% लोग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में नियोजित हैं। इसमें से 29% कृषक हैं और 30.3% श्रमिक कृषक हैं। इसमें से 59.3% में से 29% कृषक हैं और 30.3% श्रमिक कृषक हैं। मतलब वो श्रम कर रहे हैं किसी के खेत में। तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि, जहाँ पर 47% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आधारित है और राज्य की कार्यशील जनसंख्या का लगभग 59.3% लोग कृषि में कार्यरत हैं, जिसमें से ये सब औद्योगिक प्रकाशन से लिए गए हैं, जिसमें 59.3% में से कृषक 29% और श्रमिक कृषक 30.3%। राज्य में कार्यशील जोत आकार 0.73 हेक्टेयर है, जबकि भारत का औसत जोत का आकार 1.08 हेक्टेयर है। राज्य में कार्यशील औसत जोत का आकार यूपी का 0.73 हेक्टेयर है, जबकि भारत में औसत जोत का आकार 1.08 हेक्टेयर है। यूपी में कुल कृषि योग्य भूमि है 25,304 हेक्टेयर। यूपी में कुल कृषि योग्य भूमि कितना है? 25,304 हेक्टेयर है, जो देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 12% है। यूपी में कृषि योग्य भूमि में 25,304 हेक्टेयर है कृषि योग्य भूमि यूपी में, जो कि देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 12% है। यूपी के पास भारत की कुल कृषि योग्य भूमि का 12% है। यूपी में देश का 21% रगदन, 10.8% खाद्यान्न। यूपी में लगभग 21% खाद्यान्न, 10.8% फल और 15.4% सब्जी उत्पादन में हिस्सेदारी है। वर्ष 2022-23 में प्रदेश की सकल घरेलू राज्य उत्पाद में कृषि का 26% योगदान रहा है। वर्ष 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान 26% रहा है तथा वर्ष 2022-23 में कृषि विकास दर 18.2% हो गई है। वर्ष 2022-23 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का उत्पाद 26% है तथा वर्ष 2022-23 में कृषि विकास दर 18.2% हो गई है। कृषि एवं जलवायु। कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे मृदा, वर्षा, तापमान एवं मानव गतिविधियों के आधार पर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु में विभक्त किया गया है। भाबर एवं तराई का प्रदेश। भाबर एवं तराई के प्रदेश हिमालय के तलहटी वाले क्षेत्रों, इसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर के क्षेत्र हैं। ये सब जानते हैं जो बिल्कुल उधर सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर तक हैं। तो उधर ये जो उत्तराखंड से, इसी में देख ले, उत्तराखंड से जो बॉर्डर टच होते हैं ना, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर,
रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ये जो सात डिस्ट्रिक्ट है ना, ये उत्तराखंड से लगते हैं। बाकी के जो राज्य हैं जैसे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कुशीनगर भी, ये सब जो है ना, ये टच हैं उससे, नेपाल से टच हैं। तो ये वाला बॉर्डर जो हो गया है, ये हिमालय के तलहटी वाले क्षेत्र हैं, ये भाबर तराई वाले क्षेत्र माने जाते हैं। ये जो है ना, भाबर और तराई वाले क्षेत्र माने जाते हैं। और पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जो है ना, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र मेरठ के आसपास का क्षेत्र है। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जो है ये मेरठ के आसपास का क्षेत्र है। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जो है मेरठ मंडल के आसपास का क्षेत्र है। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र मेरठ मंडल के आसपास। इसका मतलब आपको ना राजनीतिक मैप बिल्कुल आना चाहिए। मेरठ के आसपास का क्षेत्र। और पश्चिमी मैदानी प्रदेश सेंट्रल वेस्टर्न प्लेन्स। पश्चिमी मैदानी प्रदेश जो है बरेली, मुरादाबाद, मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ के आसपास का क्षेत्र है। इसमें बरेली, मुरादाबाद मंडल के क्षेत्र जो मध्य पश्चिम है, बरेली, मुरादाबाद के मंडल के आसपास का क्षेत्र है। दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदानी प्रदेश, आगरा मंडल के आसपास का क्षेत्र जिसमें मथुरा, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद आता है। जिसमें आगरा दक्षिण पश्चिमी समशुष्क प्रदेश ना, आगरा मंडल के आसपास का क्षेत्र है। और आगरा मंडल के आसपास के क्षेत्र में मथुरा, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद आता है। जोतों के आकार, जोतों का औसत आकार, जोतों के प्रकार, जोतों का औसत आकार। सीमांत जोत है 0.38 हेक्टेयर है। सीमांत जोत 0.38 हेक्टेयर है। जोतों के आकार जो है, जोतों का औसत आकार। सीमांत जोत किसे कहते हैं? 0.38 हेक्टेयर को जो है सीमांत जोत कहते हैं। लघु जोत कहते हैं 1.39 हेक्टेयर को। अर्ध मध्यम 2.71 हेक्टेयर को कहते हैं। मध्यम 5.51 हेक्टेयर को। बृहद 14.98 हेक्टेयर को कहते हैं। जोतों के प्रकार, क्रियाशील जोतों में उनका प्रतिशत, सीमांत जोत जो है 80.18% है और लघु जोत 12.63% है। अर्ध मध्यम 5.51% है। मध्यम 1.58% है और बृहद 0.10% है। ये मध्यम हो। ये यूपी के कृषि परिदृश्य का संक्षिप्त वर्णन क्या है? औसत जोत आकार यूपी का ना 0.73 हेक्टेयर है। अच्छा, एक चीज़ और है, वो जो इसके पहले हम देख लेते हैं वो जो छूट गया था ना कि कृषि जलवायु क्षेत्र, जो 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं यूपी में। तो पहला भाबर तराई वाला क्षेत्र हमने पढ़ा था, दूसरा पश्चिमी मैदान पढ़ा था जिसमें मेरठ मंडल के आसपास क्षेत्र, और तीसरा मध्य पश्चिमी मैदान पढ़ा था जिसमें बरेली, मुरादाबाद मंडल के क्षेत्र आते थे। और दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान जो आगरा मंडल एवं आसपास का क्षेत्र आता है। और फिर उसके बाद पांचवा मध्य मैदान कानपुर एवं लखनऊ मंडल का फतेहपुर क्षेत्र था। पांचवा मध्य मैदान। छठवां बुंदेलखंड प्रदेश में झांसी, चित्रकूट मंडल के क्षेत्र हैं। छठवां बुंदेलखंड प्रदेश जिसमें झांसी एवं बुंदेलखंड, चित्रकूट का मंडल क्षेत्र है। बुंदेलखंड प्रदेश जिसमें झांसी एवं चित्रकूट मंडल के क्षेत्र हैं। सातवां उत्तरी पूर्वी मैदान जिसमें गोरखपुर और मंडल सहित गोंडा तक का क्षेत्र है।
उत्तर पूर्वी मैदान जिसमें गोरखपुर मंडल सहित गोंडा तक का क्षेत्र है। उत्तर पूर्वी मैदान गोरखपुर मंडल सहित गोंडा तक का क्षेत्र है। गोरखपुर मंडल सहित गोंडा तक का क्षेत्र है। उत्तर पूर्वी मैदान गोरखपुर मंडल सहित गोंडा तक का क्षेत्र है। पूर्वी मैदान वाराणसी, फैजाबाद, आजमगढ़ मंडल तथा प्रयागराज मंडल के कुछ क्षेत्र हैं। उत्तर पूर्वी मैदान जिसमें गोरखपुर मंडल सहित गोंडा तक का क्षेत्र है। उत्तर पूर्वी मैदान जिसमें गोरखपुर मंडल सहित गोंडा तक का क्षेत्र है। और पूर्वी मैदान जिसमें वाराणसी, फैजाबाद, आजमगढ़ मंडल तथा प्रयागराज मंडल के कुछ क्षेत्र आते हैं। पूर्वी मैदान में वाराणसी, फैजाबाद, आजमगढ़ मंडल तथा प्रयागराज मंडल के क्षेत्र आते हैं। और विंध्य प्रदेश जो है मिर्ज़ापुर, सोनभद्र तथा दक्षिण प्रयागराज के क्षेत्र आते हैं विंध्य प्रदेश में। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के कृषि प्रदेश संक्षिप्त वर्णन। औसत जोत आकार यूपी का 0.73 हेक्टेयर है। कुल कृषि जलवायु 9 है। कुल मृदा समूह 9 है। सस्य घनता 162.4% है। यूपी का ना सस्य घनता 162.4% है। एक निश्चित क्षेत्र में एक वर्ष में ली जाने वाली फसलों को सस्य घन कहते हैं। एक निश्चित क्षेत्र में एक वर्ष में ली जाने वाली फसलों को सस्य घन कहते हैं। 162.4। प्रदेश में मंडियों की संख्या 250 है। उप मंडी 365 है। मंडी 250, उप मंडी 365। सकल सिंचित क्षेत्र 229.94 लाख हेक्टेयर है। सकल सिंचित क्षेत्र 229.94 लाख हेक्टेयर है। मध्य मैदानी प्रदेश जो है लखनऊ, कानपुर के आसपास के क्षेत्र हैं। मध्य मैदानी प्रदेश लखनऊ, कानपुर के आसपास का क्षेत्र है मध्य मैदानी। अच्छा, 5वां है मध्य मैदानी प्रदेश लखनऊ, कानपुर के आसपास के क्षेत्र है, सेंट्रल प्लेन रीजन। और 6वां है उत्तर पूर्वी मैदान। मध्य मैदानी 5वां है मध्य मैदान जिसमें लखनऊ, कानपुर के आसपास के क्षेत्र आता है। और 6वां है उत्तर पूर्वी मैदान। उत्तर पूर्वी मैदान जिसमें गोरखपुर मंडल और गोंडा के आसपास का क्षेत्र आता है। 7वां है बुंदेलखंड का क्षेत्र जिसमें झांसी, चित्रकूट के आसपास क्षेत्र आता है। इसमें जालौर, महोबा, बादा, हमीरपुर आता है। 8वां पूर्वी मैदान क्षेत्र जिसमें अयोध्या, वाराणसी व आजमगढ़ मंडल सहित आसपास का क्षेत्र आता है। पूर्वी मैदान में अयोध्या, वाराणसी व आजमगढ़ मंडल सहित आसपास का क्षेत्र आता है पूर्वी मैदान। और विंध्य प्रदेश जो है मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और दक्षिणी प्रयागराज का क्षेत्र आता है। 9वां ये है। यूपी में जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 कब लागू हुआ? 1 जुलाई 1952 से लागू हुआ। जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 1 जुलाई 1952 से लागू हुआ। यूपी में चकबंदी कब लागू की गई? 1954 में। चकबंदी 1954 में। यूपी में किसान बही 1992 में। यूपी में किसान बही योजना 1992। यूपी में किसान बही योजना 1992 में। और कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964। कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998। यूपी में 1999 2000 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना तो 1998 आ गया था, ये भारत में था, लेकिन यूपी में 1999 2000 में। यूपी बीज विकास निगम 2002। यूपी बीज विकास निगम 2002। और यूपी में किसान रथ योजना 2010-11। यूपी में किसान रथ योजना 2010-11। किसान रथ 2010-11। आकार के अनुसार किसानों का वर्गीकरण। 1 हेक्टेयर से कम भूमि जो है सीमांत कहलाते हैं। 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से अधिक 2 हेक्टेयर से के बीच होता है जो, मतलब 1 हेक्टेयर से अधिक 2 हेक्टेयर से कम जो होता है लघु किसान होते हैं। और 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर के बीच 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर के बीच अर्ध मध्यम कृषक होते हैं। 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर और 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर के मध्य मध्यम कृषक होते हैं। 10 हेक्टेयर से अधिक बड़े कृषक बृहद होते हैं। तो जो 1 हेक्टेयर से कम सीमांत कृषक होते हैं ना, ये 80.18% हैं। औसत जोत इनका 0.37 हेक्टेयर है। और 1 हेक्टेयर से अधिक लेकिन 2 हेक्टेयर से कम जो लघु किसान होते हैं, इनकी संख्या 12.63% है। और जो औसत जोत है इनका 1.39 हेक्टेयर है। और 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर के मध्य जो होते हैं
अर्ध मध्यम कृषक ये 5.51% है इनका। और जो औसत जो भूमि है 2.71 हेक्टेयर है इनका। और 4 से 10 हेक्टेयर के मध्य जो मध्यम कृषक होते हैं, 4 से 10 हेक्टेयर के मध्य मध्यम कृषक होते हैं, ये इनका प्रतिशत है 1.58%। 5.61% औसत जोत है इनका। 10 हेक्टेयर से अधिक जो है 10 हेक्टेयर से अधिक जो है बड़े किसान हैं, इनका 0.1% है योगदान। अभी 14.98% हेक्टेयर में आते हैं। ओके। फसल कृषि एक निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि के फसलों का इस क्रम में उगाया जाता है जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति का कम ह्रास हो। फसल चक्र कहलाता है। लाभ: मृदा की उर्वरा शक्ति का सुरक्षित रहना, रोग, कीट व खरपतवार पर नियंत्रण होना, सीमित संसाधनों में अधिकतम उत्पादन करना, ये सब है लाभ। मृदा की उर्वरा शक्ति का सुरक्षित रहना, रोग, कीट का खरपतवार पर नियंत्रण, सीमित संसाधनों में अधिकतम उत्पादन करना, ये सब हैं। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न फसल चक्र को अपनाया जाता है। पश्चिमी प्रदेश के लिए फसल चक्र, पश्चिमी प्रदेश के लिए फसल चक्र, पश्चिमी प्रदेश के लिए फसल चक्र जो है पश्चिमी प्रदेश के लिए फसल चक्र आलू, प्याज, मक्का 1 वर्ष, आलू, प्याज, मक्का 1 वर्षीय है। आलू, प्याज, मक्का 1 वर्षीय है। और मक्का, आलू, गेहूँ 1 वर्षीय है। धान, गेहूँ, जौ 1 वर्षीय है। धान, गेहूँ, जौ 1 वर्षीय है। ज्वार और गेहूँ 1 वर्षीय, ज्वार और गेहूँ 1 वर्षीय। मक्का, आलू, गन्ना 2 वर्षीय, मक्का, आलू, गन्ना 2 वर्षीय है। मक्का, आलू, गन्ना 2 वर्षीय है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए फसल चक्र जो है, इसमें एक चीज़ है जैसे कि मक्का, आलू, गन्ना 2 वर्षीय, मतलब 2 वर्ष का गैप होना चाहिए। पश्चिमी फसल चक्र के लिए फसल चक्र जो है, फसल चक्र मतलब कि इनमें 1-1 वर्ष का 2-2 वर्ष का गैप, जैसे है कि मक्का, आलू, गन्ना, तो इसमें 1-1 वर्ष का गैप होना चाहिए। यहाँ फसल चक्र दिया है, किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों का इस क्रम में उगाया जाता है कि उर्वरा शक्ति का कम ह्रास हो जाता है, फसल चक्र कहते हैं। इसे अपनाने से कई लाभ होते हैं। मृदा की उर्वरा शक्ति सुरक्षित रहना, रोग, कीट, खरपतवार नियंत्रण में सहायता मिलती है। सीमित संसाधनों की अधिक उत्पादन लेना संभव है। मृदा अपरदन में कमी आती है। प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न भिन्न फसल चक्र अपनाया जाता है जो इस प्रकार हैं। मतलब ये जैसे मक्का, आलू, प्याज बोते हैं ना, तो ये 1 वर्ष का गैप होना चाहिए इसमें। 1 साल मक्का बो दिए तो दूसरे साल आलू बोइए, तीसरे साल प्याज बोइए, 1-1 साल का गैप होना चाहिए। मक्का, आलू, प्याज के बीच 1-1 वर्ष का गैप होना चाहिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए फसल चक्र जो है ना, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए फसल चक्र है धान, मटर 1 वर्ष, धान और मटर के बीच ना 1 वर्ष का गैप होना चाहिए। धान तो बरसात का है और मटर ठंडे का है, मतलब रबी का है मटर, और धान जो है खरीफ का है। धान, मटर 1 वर्षीय है। धान और मटर 1 वर्ष का है। धान, मटर 1 वर्ष का है। और धान, मसूर 1 वर्ष का है। मतलब धान और मसूर के बीच ना 1 वर्ष का अंतराल होना चाहिए। धान या मक्का, धान या मक्का, धान या मक्का, अच्छा ज्वार, अरहर, गेहूँ, ज्वार, अरहर, गेहूँ 2 वर्ष का है। तो इसमें देखिए धान, मटर 1 वर्ष का, 1 साल धान बोइए, दूसरे साल फिर मटर बोइए, इन दोनों के बीच 1 वर्ष का अंतर होना चाहिए। धान, मसूर के बीच 1 वर्ष का अंतर होना चाहिए। मसूर जो है ना ये ठंडी का है। धान व मक्का, धान या मक्का या गेहूँ, धान देखिए खरीफ है, मक्का जो है
धान या मक्का, धान हो या मक्का हो, धान मक्का दोनों खरीफ है, गेहूँ जो है रबी है। इन दोनों के बीच 1 वर्ष का गैप होना चाहिए। एक साल धान बोइए खेत पे तो दूसरे साल गेहूँ बो दीजिए। इन्हीं की वही हर साल बो रहे हैं। धान या गेहूँ, धान या गेहूँ नहीं, धान, अच्छा धान, उसके बाद गेहूँ और सरसों के बीच 1 वर्ष का अंतराल होना चाहिए। धान तो खरीफ है, गेहूँ सरसों रबी है, इन दोनों के बीच 1 वर्ष का अंतर होना चाहिए। धान जौ के बीच 1 वर्ष का अंतर है। धान जौ 1 वर्षीय हैं। धान और जौ जो है ना 1 वर्षीय हैं। धान और जौ क्या है, 1 वर्ष का है, 1 वर्षीय। ज्वार अरहर गेहूँ 2 वर्षीय हैं। ज्वार अरहर गेहूँ 2 वर्षीय हैं। ज्वार अरहर गेहूँ, ज्वार अरहर गेहूँ 2 वर्ष का है। ज्वार अरहर गेहूँ 2 वर्ष का है। ज्वार अरहर, ज्वार प्लस अरहर, ज्वार प्लस अरहर प्लस गेहूँ के बीच 2 वर्ष का अंतराल होना चाहिए। गेहूँ तो खरीफ है, गेहूँ तो रबी है, और ज्वार और अरहर ये खरीफ है। इन दोनों के बीच 2 वर्ष का अंतराल होना चाहिए। एक ये जो 2 वर्षीय वाला है ना, यही रटिए। बुंदेलखंड के लिए फसल चक्र, बुंदेलखंड के लिए फसल चक्र जो है, ज्वार और जौ 1 वर्ष का, ज्वार और जौ के बीच 1 वर्ष का अंतर होना चाहिए। ज्वार तो खरीफ है और जौ रबी है, तो इनके बीच 1 वर्ष का अंतर होना चाहिए। ज्वार और चना, ज्वार खरीफ है, चना रबी है, इनके बीच 1 वर्ष का अंतर होना चाहिए। ज्वार और अरहर, ज्वार और अरहर, ज्वार और अरहर ये दोनों जो है खरीफ ही है, इनके बीच एक साल ज्वार बोइए तो फिर दूसरे साल अरहर बोइए। 1 वर्ष का अंतर होना चाहिए। कोदो और चना के बीच 1 वर्ष का अंतर होना चाहिए। ज्वार अरहर प्रति गेहूँ तिल अलसी के बीच 3 वर्ष का अंतर होना चाहिए। इसमें लिखा नहीं है, इसमें है कि ज्वार अरहर प्रति गेहूँ तिल अलसी के बीच 3 वर्ष का अंतर होना चाहिए। ज्वार अरहर प्रति गेहूँ तिल अलसी के बीच ना 3 वर्ष का अंतर होना चाहिए। कृषि फसल यूपी में फसल उत्पादन, यूपी में 3 प्रकार की फसलों की खेती की जाती है। रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, रबी फसल। रबी की बुआई नवंबर और अक्टूबर में होती है, कटाई मार्च और अप्रैल में होती है। बुआई नवंबर और अक्टूबर में होती है बुआई, और कटाई मार्च और अप्रैल में होती है। इन फसलों को औसत तापमान तथा कम मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। रबी फसल जो है ना, बुआई नवंबर अक्टूबर में होगी। बुआई जो है नवंबर अक्टूबर में होगा रबी फसल का। कटाई मार्च और अप्रैल में होगा।
अक्टूबर नवंबर होता है बुआई रबी का ना, अक्टूबर नवंबर में बुआई, मार्च अप्रैल में कटाई। इन फसलों को औसत तापमान तथा कम मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। जो रबी फसल है ना, ओके, रबी फसल को औसत तापमान तथा इन फसलों को औसत तापमान तथा कम मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। गेहूँ, जौ, सरसों, चना, राई, आलू, तंबाकू, मसूर, अलसी और लाही। गेहूँ, जौ, सरसों, चना, राई, आलू, तंबाकू, मसूर, अलसी और लाही। गेहूँ, जौ, सरसों, चना, राई, आलू, तंबाकू, मसूर, अलसी, लाही। गेहूँ का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिबम है। गेहूँ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिबम है। गेहूँ एक समशीतोष्णकटिबंधीय पौधा है। गेहूँ एक समशीतोष्णकटिबंधीय पौधा है। गेहूँ जो है ना, वैज्ञानिक नाम इसका ट्रिटिकम एस्टिबम है। गेहूँ एक समशीतोष्णकटिबंधीय पौधा है। गेहूँ की उत्पादकता गंगा घाघरा दोआब क्षेत्रों में सर्वाधिक क्षेत्रों में होती है। गेहूँ की उत्पादकता गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र में सर्वाधिक होती है। गेहूँ की उत्पादकता गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र में सर्वाधिक। उत्पादन जो होता है, उत्पादक क्षेत्र जो होता है ना, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र व दक्षिण का पठारी क्षेत्र को छोड़कर शेष यूपी में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। उत्पादक क्षेत्र उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र व दक्षिण का पठारी क्षेत्र को छोड़कर शेष यूपी में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। उत्तरी क्षेत्र जो है ना, गेहूं की उत्पादकता गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र में सर्वाधिक होती थी। गेहूं की उत्पादकता गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र में सर्वाधिक होती है और उत्पादक क्षेत्र उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र व दक्षिण का पठारी क्षेत्र को छोड़कर शेष यूपी में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र व दक्षिण का पठारी क्षेत्र को छोड़कर शेष यूपी में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र पर गेहूं की खेती की जाती है। कृषि योग्य भाग का 24% भाग पर होता है। कृषि योग्य भूमि पर 24% भाग पर खेती होती है। कृषि योग्य भाग का 24% भाग। वर्षा जो होती है ना, 50 से 75 सेंटीमीटर गेहूं के लिए है। गेहूं के लिए जो है ना, गेहूं के लिए जो वर्षा होती है 50 से 75 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो तापमान होना चाहिए 10 से 15 सेंटीमीटर, ये ऊपर लिख दिए हैं। गेहूं के लिए वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर और तापमान 10 से 15 सेंटीमीटर। गेहूं यूपी की दूसरी प्रमुख फसल खाद्यान्न है। यूपी की दूसरी गेहूं जो है ना, यूपी की दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। यूपी गेहूं की दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य यूपी है। गेहूं यूपी की दूसरी फसल है।
यूपी गेहूं की दूसरी प्रमुख फसल है। यूपी जो था गेहूं जो है ना, यूपी की दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। पहला चावल है। नहीं, यूपी ये गेहूं जो है ना, यूपी की दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। हाँ, मतलब खाया उत्पादन तो सब ज़्यादा गेहूं किया जाता है, लेकिन खाया गेहूं ही, चावल ही जाता है सब ज़्यादा। वर्षा 50 गेहूं के लिए वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर, तापमान 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर। गेहूं यूपी की दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। गेहूं भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है यूपी। यूपी के बाद फिर एमपी, पंजाब, फिर हरियाणा, राजस्थान में होता है। यूपी सर्वाधिक गेहूं का उत्पादक जनपद गोरखपुर होता है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? गोरखपुर सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन। गेहूं जो है ना, यूपी सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करता है गोरखपुर। यूपी का एमएसपी मूल्य 2275 रुपये प्रति क्विंटल है। गेहूं का एमएसपी मूल्य जो है ना 2275 रुपये प्रति क्विंटल है इस समय। ये 2023-24 का बता रहे हैं। जौ जो है संस्कृत भाषा यौ से बना है। जौ की खेती प्रदेश के शुष्क एवं काप मिट्टी वाले क्षेत्रों में की जाती है। यूपी सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जनपद। यूपी के सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जनपद गोरखपुर है। गेहूं का एमएसपी मूल्य 2275 रुपये प्रति क्विंटल है। जौ जो है संस्कृत भाषा यौ। जौ की खेती प्रदेश के शुष्क एवं काप मिट्टी वाले क्षेत्रों में की जाती है। जौ की खेती प्रदेश के शुष्क एवं काप मिट्टी वाले क्षेत्रों में की जाती है। जौ की खेती प्रदेश के शुष्क एवं काप मिट्टी वाले क्षेत्रों में की जाती है। जौ के लिए गेहूं के समान तापमान की आवश्यकता होती है। जौ के लिए गेहूं के समान तापमान की आवश्यकता होती है। शुष्क काप मिट्टी वाले क्षेत्रों में की जाती है। जल ताप बुआई कटाई गेहूं के समान होता है। जैसे वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर, तापमान 10 से 15 सेंटीमीटर। जौ के लिए भी चना का वैज्ञानिक नाम जो है साइसर एरिटनम है। चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइसर एरिटनम। चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइसर एरिटनम है। तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइसर एरिटनम है। और 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस चना का तापमान है। चना का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस है। वर्षा 30 डिग्री सेल्सियस से 50 सेंटीमीटर है। चना 30 से 50 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होना चाहिए चना में ना 30 से 50 सेंटीमीटर का वर्षा होना चाहिए चना में। तो चना के लिए तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। चना और वर्षा 30 से 35 सेंटीमीटर का। चना के लिए ना कम उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा और 15 से 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान।
तापमान 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान। अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत। चना यूपी में सर्वाधिक उगाई जाने वाली दलहन फसल है। यूपी में सर्वाधिक दलहन फसल चना। यूपी में सर्वाधिक उगाई जाने वाली दलहन फसल जो है चना यूपी में सर्वाधिक उगाई जाने वाली दलहन फसल है। उसके बाद मटर चना मसूर उड़द है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान केंद्र कानपुर है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान केंद्र कानपुर है। चना राज्य के उन क्षेत्रों में बोया जाता है जहाँ शुष्क एवं हल्की मिट्टी होती है। चना राज्य के उन क्षेत्रों में बोया जाता है जहाँ शुष्क एवं हल्की मिट्टी होती है। शुष्क एवं हल्की मिट्टी होती है चना ना। चना लेग्यूमिनेसी कुल का होता है और ये जनपद जो है आगरा, झांसी, ललितपुर। चना आगरा, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, सीतापुर, बाराबंकी, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, फतेहपुर, सोनभद्र आदि ये सब हैं। चने का उत्पादन होता है। चने के सर्वाधिक उत्पादन बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। चने के सर्वाधिक उत्पादन जो है कहाँ होता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। चने के सर्वाधिक उत्पादन बुंदेलखंड क्षेत्र में। आगरा, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, सीतापुर, बाराबंकी, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, फतेहपुर, सोनभद्र ये सब जो है चना का उत्पादन। चने के सर्वाधिक उत्पादन बुंदेलखंड। चना का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ है? आगरा, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, सीतापुर, बाराबंकी, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, फतेहपुर, सोनभद्र। चने के सर्वाधिक उत्पादन बुंदेलखंड क्षेत्र में। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रासिका जिनसिया है। सरसों वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रासिका जिनसिया है। सरसों की खेती के लिए गेहूं के समान वातावरण की आवश्यकता होती है। गेहूं के समान वातावरण। सरसों की खेती के लिए गेहूं के समान वातावरण की आवश्यकता होती है। सरसों यूपी में सर्वाधिक उगाई जाने वाली तिलहन फसल है। सरसों यूपी में उगाई जाने वाली सर्वाधिक तिलहन फसल है। भारत का सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य है एमपी यूपी। भारत का सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य क्या है? एमपी है, यूपी है। भारत का सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य है एमपी और यूपी। तंबाकू का वैज्ञानिक नाम निकोटियामा टैबेकम है। तंबाकू का जो वैज्ञानिक नाम है निकोटियामा टैबेकम है। और तंबाकू का जो उत्पादन होता है वाराणसी, मेरठ, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, मैनपुरी, सहारनपुर, फर्रुखाबाद आदि में। सिगरेट बनाने का कारखाना। इस सिगरेट बनाने का कारखाना कहाँ है? वाराणसी, मेरठ, गाज़ियाबाद। वाराणसी, मेरठ, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, मैनपुरी, सहारनपुर, फर्रुखाबाद। सिगरेट बनाने का कारखाना यहाँ पे है। वाराणसी, मेरठ तंबाकू, बुलंदशहर, मैनपुरी, सहारनपुर, फर्रुखाबाद में तंबाकू उत्पादन होता है और यहीं सिगरेट बनाने का कारखाना है। राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी में है।
राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री में, आंध्र प्रदेश में है। राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री है। राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र जो है राजमुंद्री है। खरीफ की फसलें बुआई इसका जून और जुलाई में होता है। खरीफ की फसलें इसकी बुआई जून जुलाई में होता है। खरीफ की फसलों की बुआई ना जून जुलाई में होती है, कटाई अक्टूबर नवंबर में होता है। खरीफ फसलों की बुआई कब होती है? जून जुलाई में, वही जब बारिश आती है। कटाई अक्टूबर नवंबर में हो जाता है। इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान और आर्द्रता व पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। खरीफ चावल, कपास, पटसन, जूट, गन्ना, मूंगफली, अरहर, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, तूर, ये सब जो है खरीफ की फसलें हैं। चावल भी खरीफ है, कपास भी खरीफ है। कपास में गर्मी है, पटसन में भी गर्मी है, जूट में भी गर्मी है, गन्ना में भी गर्मी है, मूंगफली में भी गर्मी है, अरहर में भी गर्मी है, मक्का में भी गर्मी है, बाजरा में भी गर्मी है, सोयाबीन में भी गर्मी है, तूर में भी है गर्मी। चावल, राइस, धान। चावल ओराइज़ा सटाइवा इसका वैज्ञानिक नाम है। बुआई के समय तापमान 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए। पकते समय तापमान 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। मिट्टी का तापमान 5 से 8.5। मिट्टी का तापमान जो है ना 5 से 8.5 pH होना चाहिए चावल के समय। इसकी खेती 18% भागों में होती है। वर्षा 75 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर। चावल, धान का जो ना वर्षा है इसमें 75 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। मिट्टी का pH जो है 5 से 8.5 pH होना चाहिए। मिट्टी का pH 5 से 8.5 होना चाहिए। वर्षा 75 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर होना चाहिए। 75 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर। वर्षा 75 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर। उत्पादक जिला सहारनपुर। उत्पादक जिला चावल का ना जो उत्पादक जिला है सहारनपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत, बलरामपुर, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, मऊ, अयोध्या, वाराणसी और बलिया। उत्पादक जिला सहारनपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत, बलरामपुर, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, मऊ, अयोध्या, वाराणसी और बलिया, ये सब उत्पादक ज़िले हैं। चावल का उत्पादन कहाँ होता है? सहारनपुर में, श्रावस्ती में, पीलीभीत में, बलरामपुर में, देवरिया में, महाराजगंज में, गोरखपुर में, कुशीनगर में, सिद्धार्थनगर में, मऊ में, अयोध्या में, वाराणसी में, बलिया में। देश का दूसरा सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य यूपी है। देश का दूसरा सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य यूपी है। देश का दूसरा सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य क्या है? यूपी है। पहला पश्चिम बंगाल है। सिद्धार्थनगर का सुगंधित चावल जिसे काला नमक चावल के नाम से भी जानते हैं, जीआई टैग प्रदान किया गया है। सिद्धार्थनगर का सुगंधित चावल जिसे काला नमक चावल कहते हैं ना, ये जीआई टैग प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया क्षेत्र केंद्र वाराणसी में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया केंद्र जो है वाराणसी में स्थित है। धान का खैरा रोग जो है जस्ते की कमी के कारण
और धान का कटोरा चंदौली। धान का खैरा रोग जस्ते की कमी के कारण है। धान का खैरा रोग जस्ते की कमी के कारण है। अच्छा, धान का कटोरा चंदौली है। धान का कटोरा चंदौली है। धान का कटोरा चंदौली और धान का खैरा रोग जस्ते की कमी के कारण होता है। धान कटोरा चंदौली। गन्ना का वैज्ञानिक नाम सेकेरम साइनेंस है। कुल ग्रामीणी कुल का है गन्ना। तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस। गन्ना 20 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस है। और वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। गन्ना का ना 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। और तापमान जो है 20 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस। गन्ना यूपी की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। ये चिकनी दोमट मिट्टी में होती है। गन्ना चिकनी दोमट मिट्टी में होती है। तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस। वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। और यूपी की कृषि योग्य भूमि के 13% भाग पर खेती की जाती है। यूपी की कुल कृषि योग्य भूमि की 13% भाग पर खेती की जाती है। गन्ना के सर्वाधिक उत्पादन के कारण यूपी को शक्कर का प्याला कहा जाता है। गन्ने के सर्वाधिक उत्पादन के कारण यूपी को शक्कर का प्याला कहा जाता है। उत्पादन क्षेत्र तराई क्षेत्र, गंगा यमुना नदियों के दोआब क्षेत्र। गन्ना के सर्वाधिक उत्पादन के कारण यूपी को शक्कर का प्याला कहा जाता है। उत्पादन क्षेत्र तराई क्षेत्र व गंगा यमुना नदियों के दोआब क्षेत्र हैं। उत्पादक क्षेत्र तराई क्षेत्र गंगा यमुना नदियों के दोआब क्षेत्र हैं। उत्पादक क्षेत्र तराई क्षेत्र गंगा यमुना नदियों के दोआब क्षेत्र हैं। गन्ना के सर्वाधिक उत्पादन के कारण यूपी को शक्कर का प्याला कहा जाता है। उत्पादक क्षेत्र तराई क्षेत्र गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान केंद्र लखनऊ में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान केंद्र लखनऊ में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान केंद्र लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान लखनऊ में। यूपी गन्ना अनुसंधान परिषद शाहजहांपुर में है। यूपी गन्ना अनुसंधान परिषद शाहजहांपुर में है। यूपी गन्ना अनुसंधान परिषद शाहजहांपुर। यूपी गन्ना अनुसंधान परिषद शाहजहांपुर है। यूपी गन्ना अनुसंधान परिषद शाहजहांपुर। यूपी गन्ना अनुसंधान परिषद जो है ना शाहजहांपुर है। यूपी गन्ना अनुसंधान परिषद शाहजहांपुर। देखिए, एक तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है और यूपी गन्ना अनुसंधान परिषद पूछेगा तो शाहजहांपुर। भारत की प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया। भारत की प्रथम चीनी मिल जो है ना प्रतापपुर देवरिया में है। भारत की प्रथम चीनी मिल 1903 में। और रोग जो लगता है उसमें लाल सड़न रोग, स्मट रोग, रेड रॉट, ये सब जो है गन्ना की बीमारी का नाम है। पटसन देखते हैं। पटसन का वैज्ञानिक नाम कोरकोरस है। पटसन का वैज्ञानिक नाम क्या है? कोरकोरस। इसे गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन को गोल्डन फाइबर क्रांति के नाम से जानते हैं। इसका तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। पटसन के लिए तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। यूपी के तराई क्षेत्र में जूट की सर्वाधिक खेती की जाती है और यूपी के अधिकांश भागों में देसी जूट की खेती की जाती है, जिसका उपयोग रस्सी बनाने में किया जाता है। उत्पादक जिले लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत। लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, गोंडा, महाराजगंज, गोरखपुर।
ये सब है जहाँ पे जूट का उत्पादन होता है। भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है और देश बांग्लादेश है। सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन बांग्लादेश, लेकिन भारत ही शायद है क्या। जूट का उत्पादन बांग्लादेश है यूपी भारत में पहले स्थान अरे बता रहे हैं कि बांग्लादेश सर्वाधिक जूट उत्पादन। यूपी की खेती के लिए जूट की खेती के लिए 1000 मिलीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। जूट की खेती के लिए न्यूनतम 1000 मिलीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। कपास अन्य नाम जो है सफ़ेद सोना। कपास जो है अन्य नाम सफ़ेद सोना। कपास का अन्य नाम क्या है? सफ़ेद सोना है कपास का अन्य नाम। वैज्ञानिक नाम गैपीसियम है। सिल्वर फाइबर क्रांति कपास, इसकी जनक इंदिरा गांधी थी। ये देखिए गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन को गोल्डन फाइबर क्रांति, और सिल्वर फाइबर क्रांति कपास को सिल्वर, क्योंकि वैसे दिखता है ना, तो जूट हल्का पीला दिखता है इसलिए उसे गोल्डन कर दिया गया, और ये कपास हल्का सफ़ेद दिखता है तो इसे सिल्वर फाइबर क्रांति कर दिया गया। इंदिरा गांधी इसकी जनक है सिल्वर फाइबर क्रांति कपास की। वैज्ञानिक नाम गैपीसियम है, अन्य नाम सफ़ेद सोना है, कुल मेलोस है, मेलोस कुल का है। कपास के पौधे का जन्म स्थान भारत है क्योंकि ऋग्वेद व मनुस्मृति में कपास के रेशे का विवरण किया गया है। राज्य में कपास की खेती गंगा यमुना दोआब क्षेत्र रुहेलखंड बुंदेलखंड में सिंचाई के माध्यम से की जाती है। कपास की किस्म देसी यूपी देसी। कपास की किस्म यूपी देसी। कपास की किस्म जो है कपास की किस्में जो है ना यूपी देसी। कपास की किस्में कहाँ? यूपी देसी, थोलेरा पंजाबी अमेरिकन। यूपी में जो है देसी किया जाता है, थोलेरा किया जाता है, पंजाबी किया जाता है, अमेरिकन किया जाता है। ये सब कपास की किस्म किया जाता है। तो राज्य में कपास खेती गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में रुहेलखंड बुंदेलखंड सिंचाई क्षेत्रों में किया जाता है। और कपास की किस्में यूपी में देसी, थोलेरा, पंजाबी, अमेरिकन कपास की किस्में की उत्पादित की जाती हैं। मृदा काली मिट्टी यहाँ पे होती है। भारत का सर्वाधिक कपास उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। कपास से बने कपड़ों को सूती कपड़ा कहा जाता है। कपास में मुख्य रूप से सेलुलोज होता है। कपास में मुख्य रूप से सेलुलोज होता है। उत्पादक ज़िले जो है कपास के उत्पादक ज़िले सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर, रामपुर, मथुरा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद। उत्पादक ज़िले जो है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ। कपास के ज़िले जो हैं कपास के ज़िले सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ। कपास ज़िले सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर, रामपुर, मथुरा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद। कानपुर, रामपुर, मथुरा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद। अलीगढ़, मथुरा, आगरा, हाथरस जनपद में सघन कपास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अलीगढ़, मथुरा, आगरा, हाथरस जनपद में सघन कपास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसका वैज्ञानिक नाम कैंजेन है।
का अरहर का जो अरहर का वैज्ञानिक नाम कैंजेनस कैंजन है। इसका कुल जो है कैबेसी है। अरहर का कुल कैबेसी है, फैबेसी। अरहर जो है फैबेसी कुल का है। अरहर राज्य की प्रमुख दलहन फसल है। अरहर राज्य की प्रमुख दलहन फसल है। इसकी बुआई जून जुलाई में किया गया। कटाई मार्च अप्रैल में किया गया। अरहर का बुआई जून जुलाई में किया गया। जून जुलाई में मतलब खरीफ का फसल है ना, और कटाई मार्च अप्रैल में। मतलब ठंडी में जाके काटते हैं, बहुत लंबा खेती इसकी होती है। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6-7 महीना। वैज्ञानिक नाम कैंजन होता है अरहर का। कैबेसी कुल का है। अरहर राज्य की प्रमुख दलहन फसल है। बुआई जून जुलाई में और कटाई मार्च और अप्रैल में होता है। मिट्टी, अरहर के लिए मिट्टी बलुई दोमट मिट्टी। अरहर की खेती सामान्यतः ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर की जाती है, जहाँ पर पानी एकत्रित न हो। उत्पादक जनपद झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, प्रयागराज, लखनऊ आदि हैं। उत्पादक जनपद जो है झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, प्रयागराज, लखनऊ आदि हैं। उत्पादक जनपद झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, प्रयागराज, लखनऊ आदि। उत्पादक जनपद जो है ना झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, प्रयागराज, लखनऊ आदि हैं। उत्पादक जनपद जो है जो अरहर की उत्पादन किया जाता है झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, प्रयागराज, लखनऊ। अरहर का सर्वाधिक उत्पादन हमीरपुर में होता है।